आज का हमारा मुख्य विषय है अभ्यास प्रश्न 12 सीरीज के अंतर्गत कुछ प्रमुख भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों की उत्तर सहित व्याख्या करना। पहला प्रश्न है हमारे पास, आर्थिक विकास की व्याख्या विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? यानी जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की व्याख्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, तो किसके आधार पर करते हैं? कौन सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, बताइए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको आप क्या कहते हैं, जीएनपी कहते हो, ये है कि पर कैपिटा इनकम, इसे आप कह सकते हो कि आर्थिक कल्याण, इकोनॉमिक वेलफेयर, आप इसे कहते हो वेलफेयर, एंड इनमें से सभी। तो इसका बेस्ट आंसर है इनमें से सभी। जब हम आर्थिक विकास के पैरामीटर्स की बात करते हैं, तो अगर किसी देश का जीएनपी बढ़ता है तो हम कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। अगर वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है तो हम कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। यदि वहां के लोगों का इकोनॉमिक वेलफेयर इंप्रूव हुआ है तो हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। अर्थात इनमें से सभी, ये सभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पैरामीटर के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 पैरामीटर्स के साथ बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मानव विकास से संबंधित सूचकांक को प्रदर्शित करना होता है। ये पूरे विश्व में कुछ सेलेक्ट देशों के साथ बनाया जाता है और इसमें भारत का स्थान क्या है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत, जिसमें शिशु मृत्यु दर है, आपके 3 पैरामीटर इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो उसके में भारत का स्थान कौन सा है, 126वां या 127वां या 129वां या 128वां? तो इसमें भारत का स्थान 126वां है। पहला मानव विकास सूचकांक जो फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया गया था 1990 में, उसको किस अर्थशास्त्री ने बनाया था, तैयार किया था? ठीक है, किस अर्थशास्त्री ने इसको तैयार किया था? क्या प्रोफेसर अहमद सेन थे कि महबूब उल हक जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री है, इन्होंने किया था? प्रोफेसर अहमद सेन भारतीय अर्थशास्त्री है, क्या इन्होंने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय अर्थशास्त्री, क्या इन्होंने किया था? या इनमें से कोई नहीं? तो इसका बेस्ट आंसर है इसको सबसे पहले महबूब उल हक जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है, इन्होंने डेवलप किया था। यानी मानव विकास सूचकांक इज द डेवलप्ड बाय किसके द्वारा? महबूब उल हक के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? वह विच सेक्टर इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर? एग्रीकल्चर सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, सेवा क्षेत्र को हम तृतीयक क्षेत्र या टर्टियरी सेक्टर कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र को हम लोग द्वितीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो आपका बेस्ट आंसर ए है, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मान लीजिए कोई टीचर है, टीचर अपने पुत्र को पढ़ा रहा है, स्टडी करवा रहा है, टीचिंग कर रहा है उसके साथ। कौन सी क्रिया? अनार्थिक, आर्थिक, दोनों नहीं। ये एक प्रकार से इकोनॉमिक उसके नॉलेज को जनरेट कर रहा है, अर्थात ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाएगी। ठीक है, तो ये एक आर्थिक क्रिया है। निम्न में से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, तो कौन सेंट्रल बैंक है भारत का? कोऑपरेटिव बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बेस्ट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, यही पूरी मॉनेटरी पॉलिसीज एवं सारे बैंकों को मॉनिटर करता है।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है जो इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित नियमों को निर्धारित करे? तो इसमें विश्व बैंक, IMF, UNO, इनमें से कोई नहीं। बेस्ट आंसर आपका है विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करती है, तो आंसर आपका विश्व बैंक होगा। नेक्स्ट, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यवसायिक बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण, अगर इसमें पहला वर्ड जुड़ता, पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो पहली बार व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया और दूसरी बार 1980 में किया गया। ये पहली बार था। ठीक है, चलिए अब कुछ मेरे पास वन लाइनर आंसर है, क्वेश्चन आंसर है, आप उनको भी देख लीजिए। पहला प्रश्न है आपका, फर्स्ट है, केंद्रीय करों में राज्यों का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट अपनी मंजूरी देती है? यानी केंद्रीय कर जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर उठाती है, कलेक्ट करती है, उसमें राज्यों को वापस कर देती है। ठीक है, यानी जो सेंट्रल का टैक्स है, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो वापस कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी पर कैबिनेट अपनी मंजूरी देती है? 29% राज्य की हिस्सेदारी पर वो मंजूरी दे देती है। पहला आंसर। विक्रेता बाजार क्या होता है? ठीक है, सेलर्स मार्केट जिसको हम बोलते हैं, क्या होता है? ऐसा बाजार, इसका आंसर है ऐसा बाजार जहां पर मांग की अपेक्षा पूर्ति कम हो। ठीक है, मांग की अपेक्षा पूर्ति कम हो, ये विक्रेता बाजार होता है। इसमें एक विक्रेता का सर्वा होता है और उस लिमिटेशंस होती हैं जिसके कारण विक्रेताओं की संख्या कम होती है, इसलिए पूर्ति, मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है। अंक टाट अगला क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड प्रश्न था, ये आपका थर्ड प्रश्न है। थर्ड प्रश्न आपका है, अंक टाट का आयोजन कहां किया गया था? जो अंक टाट की मीटिंग की गई थी वो कहां की गई थी? तो इसका आंसर है मिडलैंड, दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, योजना में कोर सेक्टर क्या होती है? आप देखना, प्लानिंग कमीशन में देखना, कोर सेक्टर की बात हरदम की जाती है। कोर सेक्टर एक प्रकार से कुछ विशेष उद्योगों को, जैसे आधारभूत संरचना है, ड्रिंकिंग वाटर है, कोयला है, बिजली है, इन सबको मिलाकर, यानी चयनित आधारभूत उद्योग, चयनित, ये डिपेंड करता है कि सरकार किस सेक्टर को कोर सेक्टर घोषित कर दे। तो कोर सेक्टर बेसिक सेक्टर होता है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए परफेक्टली जिम्मेदार होता है। इसको चयनित आधारभूत उद्योग होते हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज होती है, उसके बेस पे। पांचवा प्रश्न है, भारत में सकल घरेलू बचत, जो भारत में बचतें होती हैं, घरेलू बचतें होती हैं, किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो भारत में बचतों में सबसे ज्यादा घरेलू क्षेत्र, हम लोग जो अपनी बचतों को बैंक में रखते हैं, वही बचत ही सबसे ज्यादा बचत इस समय है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वहां पर 5th तक हुआ। 6th प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 6, इंडिया इज फॉर सेल, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है चित्रा सुब्रमण्यम ने ये पुस्तक लिखी, चित्रा सुब्रमण्यम ने। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, द छेज यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। 8वां प्रश्न है, स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति 1994 से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, यानी एक ऐसा बैंक जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को पुनः उभरने के लिए लोन देता है, जिसको हम क्या कहते हैं? IRBI की स्थापना कब हुई? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर था 20 मार्च 1985 को इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, 10th प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कम, यानी कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी इनकम सबसे कम है? बिहार। बिहार एक ऐसा राज्य है देश में जहां पर इनकम सबसे कम है, लोगों की इनकम सबसे कम है। 11 प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? जो पहली 5 ईयर प्लान बनाई गया था, उसमें किसको डेवलपमेंट का टारगेट बनाया गया था ताकि इस सेक्टर को तेजी से विकास किया जाए? तो आपको पता है कि हम स्वतंत्र हुए थे और हमारे पास बेसिक
फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम थी, हमारे पास अनाज नहीं था, तो इसलिए सरकार ने सबसे पहले पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट और सिंचाई से संबंधित कार्य योजनाएं पर बल दिया। 16वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पहला बैंक कौन सा था? भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? तो भारत का आंसर है, भारत का सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। 13 प्रश्न, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? यानी टिस्को की स्थापना कब हुई? 1907 में हुई। ये बहुत पुरानी इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी जो हमारे पास आयरन से संबंधित ये उद्योग है, उसमें सबसे पुरानी कंपनी है। अगला प्रश्न है हमारे पास, हमने 13 तक स्टडी किया। 14 प्रश्न नंबर 14, भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? ठीक है, गन्ने का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे किया जाता है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन सबसे ज्यादा है। 15, भारत में किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? केरल राज्य में साक्षरता सबसे ज्यादा है। भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा बेबीज पैदा होते हैं, कहां पर है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जन्म दर वर्तमान में चल रही है। अगला प्रश्न है आपका 16 के बाद 17वां प्रश्न है, भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? यानी वहां पर शिशु मृत्यु दर जन्म लेने के बाद जो एक निश्चित पैरामीटर है, उसके अंतर्गत शिशु मृत्यु दर कहां पे सबसे अधिक है? तो उड़ीसा राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। 18, भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे कम किस राज्य में है? किस राज्य में सबसे कम है? नहीं सॉरी, सबसे अधिक किस राज्य में है? बाल श्रमिक किस राज्य में सबसे अधिक है? तो याद रखना, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक पाई गई है। अगला है 19 प्रश्न है आपका, योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावनाएं एक अभी योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक है, जिसका नाम है भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ एवं संभावना। के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी। आपके 19 प्रश्न, 20वां प्रश्न आपका है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब लागू की गई थी? तो इसका आंसर है 17 सितंबर 1997 से। ठीक है, 17 सितंबर 1997 में इसे लागू किया गया। प्रश्न है, नंजनदप्पा समिति का संबंध किस विषय से? तो इसका आंसर है रेलवे भाड़ा विषय, यानी जो किराया बढ़ाया जाता है रेलवे में माल ढुलाई का, उससे है। प्रश्न आपका है 21 के बाद 22 प्रश्न। 22वां नंबर प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? उत्तर मनीला में इसका है। फिलीपींस की राजधानी मनीला, वहां पर इसका मुख्यालय है एडीबी का। 23, भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता कौन सा है? बायलैटरल। कौन हमको डोनेट करता है? बायलैटरल हम भी उसको डोनेट करते हैं, तो हम जापान को करते हैं और जापान से सबसे ज्यादा डोनेशन लेते हैं। ओके, बायलैटरल दानदाता यही होता है कि हम जिसको दें और बदले में जिससे लें। 24वां नंबर प्रश्न है, WWF, आपने खूब टीवी में देखा होगा ना WWF, तो वो WWF वो वाला नहीं, बल्कि ये है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसका फुल फॉर्म है। अगला है 25, नाबार्ड, जो अभी देखा ना रूरल डेवलपमेंट का बैंक 1982 में जिसकी स्थापना हुई थी, नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, फुल फॉर्म याद रखना, बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? इसकी स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, क्या है? ये एक बैंक है, कोई संस्था नहीं है, कोई समिति नहीं है, ये एक प्रकार का बैंक है। बस आप ये सोचते होगे हम लोग कब जाएंगे इस पे ना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रश्न नंबर 29, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की बात कही थी? उन्होंने कहा कि जो हम लोग किसान
खेती करते हैं उस लैंड पर एग्रीकल्चर होल्डिंग्स पर भी टैक्स लगना चाहिए। जो हम लोग खेत जुताई करते हैं, बुआई करते हैं, उस पर भी टैक्स लगना चाहिए। तो राज्य समिति ने इसकी सिफारिश की थी कि एग्रीकल्चर होल्डिंग्स पर, खेतों पर भी टैक्स लगना चाहिए। अगला प्रश्न है 30, कन्या योजना आयोग क्या योजना आयोग संवैधानिक आयोग है? उत्तर नहीं, जो योजना आयोग है ये संवैधानिक आयोग नहीं है। 31, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वरोजगार से संबंधित आर्थिक विकास के लिए कई योजनाएं चलाई गई थी, जैसे भैंस पालन, मुर्गी पालन, ताकि लोगों को स्वरोजगार जनरेट किया जा सके और रोजगार जनरेट किया जा सके। तो इसको हम प्रारंभ किए थे 1978 टू 1979। अगला आपका है प्रश्न नंबर 32, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? जो आर्थिक नियोजन हम करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, किस सूची का विषय है? आपके पास केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है आपका 32वां 33 प्रश्न है, कपार्ट काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, जो ग्रामीण क्षेत्र में टेक्नोलॉजी लगाई जाती है उसको कारपाट बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई? सेबी यानी सेबी की स्थापना 1988 में की गई। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का नियम मुद्रा की चलनगत से संबंधित है। चलनगत का मतलब नई मुद्रा नई मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ये ग्रेशम का नियम कहलाता है। दैट इज 36 निक्की का नाम सुने होगा, ये टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के शेयर का मूल्य सूचकांक है। आप क्या होता है, आपके यहाँ ने सेंसेक्स नाम सुने होंगे शेयर बाजार में ना, निफ्टी 50 आपने नाम सुना होगा। तो भारत में जैसे सेंसेक्स चलते हैं, निफ्टी 50 चलता है, उसी प्रकार जो जापान में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर चलता है निक्की। भारत निर्यात आयात बैंक, एक्जिम बैंक, यानी आयात और निर्यात के लिए ये बैंक लोन प्रोवाइड करता, आपको हेल्प प्रोवाइड करता, मनी प्रोवाइड करता। इस बैंक को क्या कहते हैं? जो आयात निर्यात की एक्टिविटी को प्रमोट करे, आयात निर्यात के लिए आपको लोन देता है, आपको सपोर्ट करता है, इसको एक्जिम बैंक कहते हैं। कि इसकी स्थापना कब की गई? क्योंकि देखो, आयात और निर्यात के लिए विदेशी मुद्रा चाहिए, विदेशी मुद्रा आपको नॉर्मल बैंक से नहीं मिलेगी, इसलिए इसके लिए एक अलग से निर्यात आयात बैंक होना चाहिए। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई थी। अगला प्रश्न मेरा है 37 हो गया, 38, प्रश्न नंबर 38, आर्बिट्रेज का क्या अभिप्राय है? जो आर्बिट्रेज नाम का आप शब्द सुनते हैं, इसका क्या मतलब होता है? स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा की अनियंत्रित ऊंचे मूल्य पर बेचने की क्रिया को आर्बिट्रेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, बीएन युगांधार समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? बीएन युगांधार समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से ये समिति संबंधित है। बीएन युगांधार। 40, प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ये कथन किसने कहा था? ये क्लासिकल अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर जेबीसी ने बताया कि अर्थव्यवस्था में पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। यदि कोई कंपनी लगाई जाती है तो वो कंपनी अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेगी। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन है? तो भारत एक ऐसा देश है जो विश्व में सबसे ज्यादा चाय बनाता है। ठीक है। अगला 42 प्रश्न नंबर है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? WTO की स्थापना कब हुई? आपने बोला 1995, 1 जनवरी 1995। किसके स्थान पर हुई? गैट के स्थान पर। पहले इसका जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड चलता था और गैट की स्थापना 1948 में हुई थी। तो ये मेरे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वन लाइनर यानी एक लाइन वाले
प्रश्न उत्तर प्लस मल्टीपल चॉइस वाले दोनों को मैंने कॉम्बिनेशन दिया था और इसका मैंने रेफरेंसेस कई इंटरनेट साइट से प्रश्न लिए हैं, जिसमें इंडियन इकोनॉमी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत, भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य ज्ञान प्रतियोगी के अंतर्गत लिए। सो मच थैंक यू इंटरनेट साइट्स फॉर इंक्रीजिंग आवर नॉलेज। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमसे अवश्य पूछिएगा। सो मच।